बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम आप सब का इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है हमारे सभी नाज़रीन बखैर होंगे। आज बड़े अरसे के बाद हम आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं और हमें उम्मीद है आप सभी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो आज हम एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग पे। तो इस मौजू के मुतालिक हमारे साथ बात करने के लिए मोहतरम डॉक्टर अरूज साहब हैं, जो फैमिली फिजिशियन है, साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, फैमिली काउंसलर हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं, राइटर हैं, स्पीकर हैं, बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी सलाहियतें अता की हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो इनकी सलाहियतों से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में खुश आमदीद है। जी जी, मैं नाज़रीन से मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस ओवर थिंकिंग जो एक प्रॉब्लम है, जो एक नफ्सियाती मसला है, नफ्सियाती प्रॉब्लम है, कोई भी इस रिलेटेड इस मौजू के हवाले से अगर कोई भी सवाल होगा तो आप बगैर किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में सवाल करें और जो जायज़ सवाल होगा हम इंशाल्लाह अपने मेहमान से पूछेंगे, उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं अपने एक सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, इंसान हर एक, कोई कहता है कि हर एक को सोचना चाहिए, इंसान को ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, हर एक मामले में सोचना चाहिए। जब कोई सोचता नहीं है, कोई तंजन, हम उसे कहते हैं कि आपको सोच नहीं है, आप कुछ सोचते तो नहीं है। अगर सोचना अच्छा है, लेकिन ये सोचना कब इंसान के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है? जब सोचना अच्छा है, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। वो कब बन जाती है और क्यों बन जाती है? इस पे आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो सोच को समझना जरूरी है। देखिए, सोच के साथ ही इंसानी जिंदगी है और इंसानी शख्सियत का पूरा अहाता सोच के साथ किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने ब्रेन को जो खास ताकत दी है वो सोचने समझने की है। अगर इंसानी शख्सियत से सोच के फैक्टर को निकाल दिया जाए और वो सोचना बंद कर दें तो फिर ये समझ लीजिए कि वो एक बीमार शरीर रहेगा, एक कोमा की सूरत रहेगी, या फिर कोमा में भी इंसान बहुत सी चीजें सोचता है लेकिन एक बीमार शख्सियत रहेगी। सोच बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सोच को बायफरगेट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ही कई फिलोसफर बने हैं, स्कॉलर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं। ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स है, स्कॉलर्स हैं, आपसे और मेरे से ज्यादा सोचते हैं करके ही वो साइंटिस्ट और फिलोसफर बने हैं। लेकिन ये सोच जो तरक्की की तरफ इंसान को ले आती है, इंसान के सामने बहुत से महासम खोलती है, सोल्यूशंस लेके आती है, ऐसी सोच को हम मुस्बत सोच कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। ये पॉजिटिव ओवर थिंकिंग बहुत कमाल की चीज है, बहुत अच्छी चीज है और अल्लाह ताला ऐसी सिफत बहुत कम लोगों को अता करता है। लेकिन एक चीज होती है जो निगेटिव थिंकिंग होती है। निगेटिव ओवर थिंकिंग जो है वो ऑब्वियसली बहुत बीमार कर देने वाली कैफियत होती है, इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला कर देती है, डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है, इंसोम्निया या नींद न आने के मर्ज में मुब्तला कर देती है। एक तरह से इंसानी शख्सियत में बेचैनी, बेकरारी रहती है और धीरे धीरे ये चीज जब मुस्तकिल बढ़ती चली जाती है तो फिर इंसानी शख्सियत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है या फिर आइसोलेट हो जाता है। बहुत से लोग इक़दाम खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, बहुत से लोगों को डायबिटीज हो जाती है, बहुत से लोगों को शुगर हो जाता है। तो इंसानी सोच में पॉजिटिव और नेगेटिव, इस चीज को समझना जरूरी है। इसी साथ नेगेटिव ओवर थिंकिंग इंसानी शख्सियत में बहुत से फिजिकल, मेंटल अमराज के सबब बनता है। अच्छा, आपका कहना यह है कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग के सबब इंसान शुगर में, डायबिटीज में, जैसा बताया आपने, और दूसरी जो जिस्मानी बीमारियां वो भी लग सकती हैं और खुदकुशी की तरफ भी चला जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका यही कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, जितने हम बीमारियों में पेशेंट को इब्तिदाई तौर पे काउंसलिंग करें तो समझ में आता है कि किसी ना किसी टेंशन में मुब्तला है, किसी ना किसी चीज का डिप्रेशन उसको है। ये डिप्रेशन फैमिली का भी हो सकता है, वर्कलोड भी हो सकता है, कलीग्स का भी हो सकता है, स्टाफ का भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, फैमिली में बहुत से दूसरे सब रिलेशंस का भी हो सकता है।
एक चीज होती है कि बहुत से लोग अगर जिनको डायबिटीज शुगर वगैरह ना हो तो वो बहुत ज्यादा आइसोलेट रहना शुरू कर देते हैं, खामोश रहना शुरू कर देते हैं, बहुत अपने आप पे एक तरह से वरीड होते हैं, मुस्कुराना छोड़ देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और बहुत से लोग इकदाम खुदकुशी की तरफ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जब इंसानी जहन में मुब्तला होते हैं, नेगेटिव थॉट्स जब इंसानी ब्रेन पर हावी हो जाते हैं, तो फिर नेगेटिव स्टेप्स भी लेता है इंसान। जब सोच पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव थॉट्स का जब गलबा होता है, तो पॉजिटिव स्टेप्स इंसान लेता है। अच्छा, चूंकि आप काउंसलर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, आप ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, आपने ये रियलाइज किया होगा और आपने देखा भी होगा, आपके तजुर्बे में भी ये बात आई होगी। आप हमें ये बताएं कि कब इंसान को मनफी या नेगेटिव ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो जाता है? कौन से ऐसे इंसान है जो ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो जाते हैं, इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? कौन से ऐसे इंसान आपकी नजरों से गुजरे हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी आपके पास इलाज के लिए इस हवाले से आए हैं? कैसे लोग हैं और उनकी निशानियां क्या है? वो कैसे एक बंदा अपने आप को ये जान सकता है कि मैं ओवर थिंकिंग के मनफी सोच के मर्ज में मुब्तला हो गया हूँ? ये कैसे इंसान देख सकता है? और आपने क्या पाया अपनी तहकीक में, अपनी तजुर्बे में? जी, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं या डिप्रेशन वगैरह का शिकार होते हैं। जब उनकी काउंसलिंग की जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए, तो मालूम होता है कि वो अपने दिल में, अपने दिमाग में उठने वाले नेगेटिव थॉट्स किसी को शेयर नहीं करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने नहीं, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि आपने क्या पाया कि किस तरह के लोग इसमें मुब्तला होते हैं, इस बीमारी में? जैसे कुछ खास, जैसे खवातीन होती हैं, एक किस्म की चंद खवातीन ऐसी होती हैं जिनको घरेलू जो तशद्दुद के मसाइल के शिकार होते हैं, डाउरी के हवाले से इस तरह होती है, या कोई जिनसी ज्यादती का शिकार होते हैं, या इसी तरह से और भी मसाइल होते हैं। किस तरह के लोग हैं जो इस बीमारी में ज्यादा मुब्तला पाए गए हैं आपकी तहकीक के मुताबिक या आपके तजुर्बे के मुताबिक? उसी की तरफ आ रहा था मैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात किसी को शेयर नहीं करते हैं। जब उनसे कहा जाए कि वो शेयर क्यों नहीं करते हैं, तो उसके पीछे के कॉजेस सामने आते हैं, जो जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे सवाल के अंदर। बहुत से लोग अपने जज्बात को शेयर कर देते हैं या उनकी दिली कैफियत को शेयर कर देते हैं, सोल्यूशन मिल जाता है। अब उनसे बात की जाए कि आप कौन सी चीजों को शेयर ना करें, तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका समाज में इंसल्ट होती है, कलीग्स में इंसल्ट होती है, स्टाफ रूम में इंसल्ट होती है, या प्रोफेशनली इंसल्ट होती है। बहुत से लोग होते हैं जो अब्यूज किए जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी किस्म से हरासमेंट किए जाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वर्कलोड होता है और सोल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत से लोगों के पास ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा ख्वाहिशात होती हैं और अपॉर्चुनिटीज उनके सामने होती है लेकिन नजर नहीं आती है। ऐसे ओवर थिंकिंग के ज्यादातर केसेस अभी खवातीन में और स्टूडेंट्स में मिलने लगे हैं। स्टूडेंट्स में इसका तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक। अच्छा, स्टूडेंट्स में क्यों ये ओवर थिंकिंग की जो मनफी सोच पैदा क्यों हो रही है? क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि तलबा में ये मनफी सोच पनप रही है? मनफी सोच का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग और फैमिली का या उनके अपने सराउंडिंग रहने वाले लोगों का ओवर एक्सपेक्टेशन, ये सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स में है। एक स्टूडेंट जो साइंस के फील्ड में जाना चाहता है, तो वो साइंस के फील्ड में बेशुमार ऐसे मुख्तलिफ शोबे हैं या दूसरे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें वो जाना चाहता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स कैद कर देते हैं कि आप इस फील्ड में जाएं। बहुत से ठीक है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आ रही है जो फील्ड भी जानते हैं और उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टडी उतनी नहीं हो पाती है या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, वो किसी वजह से रुक जाते हैं। तो फिर उनके पास नेगेटिव थिंकिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। बाज दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडिंग नहीं होती है। ये पेरेंटिंग का भी मसला है और उनके पास जो टीचिंग या कोचिंग करवा रहे हैं उनका भी मसला है। जी ठीक। अच्छा, ये जो तलबा जो इस मस्बत बीमारी में, मस्बत सोच की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, इनको घर में भी उस तरीके से
हाँ, मंफी सोच में जो मुब्तला हो जाते हैं, जो ये तलबा है, इनको घर में भी ये ना उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, इनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती है, इनको ये ऐसे भी ताने दिए जाते हैं, या घर में इनको संभाला नहीं जाता, या इनकी मदद नहीं की जाती, या इस ट्रॉमा से निकलने के लिए इनकी कोई मदद नहीं की जाती है। ऐसे मरीजों के लिए आप कैसे इलाज करना कितना मुश्किल है आपके लिए? घर का सपोर्ट ऐसे मरीजों के लिए कितना जरूरी है घर का सपोर्ट, और आपके लिए इलाज करना इनके लिए आसान कितना है और मुश्किल कितना है? मेरे नजदीक और मेरे काउंसलिंग सेंटर पे मैं ऐसे पेशेंट्स ज्यादा ऐसे पेरेंट्स को ट्रीट करता हूं जो अपने बच्चे को संभाल नहीं पाते हैं या उनको साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल पेरेंट्स ही ट्रीटमेंट के जरूरतमंद होते हैं और उन्हीं को ट्रीट करना जरूरी होता है, ताकि वो अपने बच्चे को संभाल सके, अपने बच्चे को समझ सके, उनके साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेटस को समझ सके। क्योंकि एक काउंसलर के पास एक पेशेंट कितनी देर बैठेगा? हमारे पास 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटा पेशेंट रहेगा, लेकिन 23 घंटे वो स्टूडेंट अपने घर में होता है या अपने सेंटर पे होता है। तो वो 23 घंटे पेरेंट्स उसके साथ कैसा रहें? तो एक्चुअल काउंसलिंग की और ट्रीटमेंट की पेरेंट्स को जरूरत होती है, उसके सराउंडिंग को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हम प्रॉब्लम स्टूडेंट से जानने के बाद एक्चुअल काउंसलिंग पेशेंट के रिलेटिव से करते हैं, उसकी पेरेंट्स से करते हैं कि आप ये पैटर्न अपनाइए, अपने बच्चे को समझने के लिए ये चीजें आपको जरूरी है। यानी अगर कोई इस ओवर थिंकिंग के मर्ज में मुब्तला है तो आपको उसकी फैमिली को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी उनकी। बिल्कुल, ठीक। अच्छा, आपने बताया भी इसके असरात एक इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं ओवर थिंकिंग के, जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, इसके बड़ी मनफी असरात एक इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। ये बताएं, ये एक नफ्सियाती बीमारी है, साइंस क्या कहता है इसके मुतालिक? साइकोलॉजी इसके मुतालिक क्या कहती है? ये क्या बीमारी है, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है? एक तरीका तो यह है कि आप काउंसलिंग करेंगे, दूसरा तरीका यह है कि मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे आजकल डॉक्टर के पास जाएंगे जल्दी, पहले ही विजिट में, पहले ही जब जाएंगे चेकअप करवाने के लिए, वो ओवर थिंकिंग के या इस तरह के एंजाइटी डिप्रेशन के मामले में कोई मुब्तला होगा तो सीधे टैबलेट्स दे देता है। नींद शाम को सोते वक्त एक टैबलेट लीजिए और सुबह उठिए। इस तरह के पेशेंट्स को साइंस क्या कहती है इनके मुतालिक, और क्या इलाज इनका होता है, किस तरीके का इलाज होता है? क्या मेडिसिन जरूरी देनी पड़ती है या काउंसलिंग के जरिए इनका इलाज हो सकता है? कुछ कंडीशंस में पहले मेडिसिन देने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स एकदम इमोशनल स्टेज में आते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेज में होने की वजह से पहले उनके इमोशनल स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोई भी इमोशंस का हावी होना ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ केमिकल सिक्रीशंस जो होते हैं उसके बढ़ जाने की वजह से होता है। तो पहले उन्हें कुछ मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है या फिर गलत पैटर्न है कि पेशेंट क्लिनिक के डॉक्टर के चेंबर में आते ही उसको मेडिसिन दे दी जाए। एक्चुअल डायग्नोसिस करने के लिए उसको समझना जरूरी होता है, उससे बात करना जरूरी होता है, उसको यकीन दिलाना जरूरी होता है कि मैं आपसे जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ या जो आपको मेडिसिन देना चाह रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगी। ऐसे सिचुएशन में बेसिकली बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मेडिसिन पहले स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। 1 या 2 डोज दीजिए और वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट को बुलाएं, उसके बाद बाकायदा उसके काउंसलिंग सेशन लें और उससे गुफ्तगू करें, मर्ज को रूल आउट करें। मर्ज को रूल आउट करने के बाद उससे और गुफ्तगू के सेशंस रहें, उससे काउंसलिंग के सेशन रहें। अगर ये लगता है कि इसमें कुछ केमिकल सिक्रीशंस का प्रॉब्लम आ रहा है, हार्मोनल सिक्रीशंस प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर एक पेशेंट में इंसोम्निया की कंडीशन है, उसको स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में मेडिसिन देना चाहिए। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि अक्सर जो है काउंसलर हमारे या डॉक्टर साहिबान जिनके पास ऐसे पेशेंट जाते हैं, वो सुनने के लिए उनके पास उतना ज्यादा वक्त नहीं होता पेशेंट को, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को सुनने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, डॉक्टर को भी पेशेंस की भी जरूरत होती है। मतलब पेशेंट, ये ऐसा पेशेंट कुछ भी मतलब जज्बात में आके इंसान जब इमोशनल होता है, जब इस मर्ज में मुब्तला होता है, क्योंकि आज बड़ी तादाद इस मर्ज में मुब्तला है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ओवर थिंकिंग के मामले में हर घर में है, हर घर में, हर मामले में। कोई नौकरी करता है, कोई कुछ है, हर एक चीज होने के बावजूद भी लोग इस तरह की बीमारी में शिकार हैं। हम कहेंगे कि बेरोजगारी का मसला है
है या और कोई मसाइल है, लेकिन हमने देखा है कि लग्जरियस लाइफ जिनकी है वो भी इस तरह के अमराज में मुब्तला है। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि डॉक्टर साहिबान भी उनका जो सब्र से वो सुन नहीं पाते, या उनको उनके जो अंदर जो ख्यालात हैं, थॉट्स उभरते हैं, या जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते नहीं है, जल्दी जल्दी बस नुस्खा लिख दिया और मेडिसिन लिख के बस बता दिया। और फिर जब पेशेंट्स बाहर निकलते हैं बताते हैं डॉक्टर साहब भी बड़े काबिल तरीन है, एक दो बातें मैंने की और इनको डायग्नोज कर दिया, इन्हें समझ लिया कि मुझे कौन सा मर्ज है। लेकिन उसको सुनने के लिए ऐसा कुछ माहौल नहीं अभी मैं दिख रहा हूँ, नहीं बन रहा है। गाजी साहब देखिए, असल में आजकल मेडिकल फील्ड के अंदर हर चीज के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, और हर कोई जो डॉक्टर होता है वो काउंसलर नहीं हो सकता, और हर जो डॉक्टर जो है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए, चाहे एमबीबीएस हो, बीओएमएस हो, बीएमएस हो, सबके बाद मुख्तलिफ कोर्सेस होते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं। एक डॉक्टर को जरूरी है कि वो वर्कशॉप्स अटेंड करे, वो कोर्सेस करे, तब कहीं जाकर डॉक्टर के अंदर भी ये क्वालिटी पैदा होंगी कि वो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करें। देखिए, बाज दफा ये होता है कि चूंकि बुनियादी मेडिकल तालीम के अंदर साइकोलॉजी होती है, मेडिकल की जितनी इब्तिदाई तालीम होती है सब में साइकोलॉजी होती है, और कुछ ऐसे नुस्खे भी होते हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने के नुस्खे जात तकरीबन तमाम डॉक्टर्स को मालूम होते हैं। इनिशियली डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर देता है, पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है। मेरी नजर में इसकी सिचुएशन ऐसी है जैसे एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो और माँ ने लोरी सुना के उसको सुला दिया हो, लेकिन वो क्यों रो रहा था, वो वाकई नींद की कमी की वजह से रो रहा था, या पेट के दर्द की वजह से रो रहा था, या फिर उसको और कुछ मर्ज है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जान सकता है। ठीक इसी तरह एक काउंसलर ही समझ सकता है कि पेशेंट इस सिचुएशन में क्यों मुब्तला है, इसके पीछे का कॉज क्या है, इसे कहाँ ट्रीट करना चाहिए, कितने सेशन इसको रिक्वायर होंगे, वो एक काउंसलर जान सकता है। तो आपके सवाल के एक जुमले में जवाब ये होगा कि हर डॉक्टर काउंसलर नहीं हो सकता, और काउंसलिंग एक ऐसी चीज है, एक सिटिंग में कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। डॉक्टर को बहुत ज्यादा पेशेंट की जरूरत लगती है, कम से कम 3 से 4 सेशन तो सिर्फ डॉक्टर को सुनना पड़ता है। 3 से 4 सेशन डॉक्टर सुनता है, और पेशेंट 3 से 4 सेशन के बाद अपने डॉक्टर पे, अपने काउंसलर पे भरोसा करता है कि ये मेरा राजदार रहेगा, ये मुझे ट्रीट करेगा, ये मुझे हेल्प करेगा। उसके बाद वो राज खोलना शुरू करता है, उन राज को, गुत्थियों को सुलझाकर एक काउंसलर पेशेंट को ट्रीट करता है। हम अपने काउंसलिंग सेंटर में इब्तिदाई तौर पे मॉर्निंग में ऐसे पेशेंट्स को टाइम देते हैं, मॉर्निंग में टाइम देते हैं, उस वक्त कोई दूसरे पेशेंट्स लेते नहीं है, अपॉइंटमेंट होते हैं, उन अपॉइंटमेंट की बुनियाद पर ही पेशेंट को लिया जाता है। ऑब्वियसली वो पेड भी करता है, चार्जेस भी देता है। उस सिचुएशन में कोई भी चैम्बर को खोलने की परमिशन नहीं होती है, और पूरी तरह से पेशेंट को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुना जाता है, जब भी पेशेंट के मसले को समझा जा सकता है। ठीक। अच्छा, चूंकि अब हम ये चूंकि एक ओवर थिंकिंग एक बीमारी है, अब इसी तरह से इसके और मुख्तलिफ पहलू हैं, इसकी शाखें हैं, इसके ब्रांच हैं वगैरह हैं, आप बखूबी जानते होंगे। इसमें चूंकि एक वहम है, वसवसा आते हैं इंसान को, वहम होता है इंसान को, वसवसे आते हैं, या जो इस तरह के, चूंकि मैंने एक हदीस भी सुनी है, जब हम चूंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हवाले से भी हमें इस पे ईमान भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं नहीं जानता ये सही कहाँ तक है, हदीस क्या है, आप भी इसमें मुझे करेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। चूंकि साइंस इसके मुतालिक क्या कहेगी वो एक दूसरा मौजू है। तो आप मुझे बताएं, वहम और ये वसवसे जो इंसान को आते हैं, इससे कैसे एक इंसान निकलेगा, कैसे इससे बचेगा एक इंसान, वहम और जो वसवसे आते हैं, जो इस तरह के ख्यालात आते हैं। गाजी साहब, मैं इसका और ये बताएं कि क्या वहम का इलाज है? जी, मैं इसका सवाल थोड़ा सा अपने जवाब को एलिब्रेट करते हुए आपके सामने रखना चाहूंगा कि आजकल मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स इंसान हासिल करता है, बहुत से स्किल्स डेवलप करता है, कम्युनिकेशन की स्किल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, रिलेशन मेकिंग है, और अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है तो बहुत से ऐसे कोर्सेज करता है जिससे वो अपने आप को बहुत परफेक्ट करके पेश करता है। लेकिन ऐसे क्लासेस या ऐसे वर्कशॉप्स बहुत कम होते हैं जिसमें सिखाया जाए कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाए। सोच की तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान को सोच की तरबियत अगर करवा दी जाए तो वो वहम और वसवसे पे कंट्रोल हासिल कर सकता है। देखिए, कुछ वहम तो ऐसे होते हैं जो शैतानी होते हैं, वसवसे ऐसे होते हैं जो शैतानी होते हैं, नफ्स अम्मारा की वजह से आते हैं।
तो उसका इलाज हम रूहानी तरीके पे या पुरानी आयात के जरिए, अहादीस के जरिए, जिक्र अस्कार के जरिए कर सकते हैं। लेकिन कुछ वसवसे, कुछ वहम ऐसे होते हैं जो इंसान को डर की बुनियाद पर या फिर कॉन्फिडेंस लेस होने की बुनियाद पर आते हैं, परफेक्ट ना होने की बुनियाद पे आते हैं, प्रोफेशनली तौर पे परफेक्ट ना होने की वजह से भी वहम और वसवसे आते हैं। अगर मैं नीम हकीम खतरे जान रहा हूं और एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूं, तो मेरे ऑब्वियसली मेरे जहन में, दिमाग में एक वसवसा और एक वहम तारी रहेगा कि आया मैं ये लाइन लगा रहा हूं तो सही लगा रहा हूं, ये लगा पा रहा हूं, मैं इंजेक्शन दे रहा हूं तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये गोली दे रहा हूं तो नहीं दे रहा हूं। आप टेक्निकल हैंड जानते हैं, अगर आप पासवर्ड को सिक्योर करना और नहीं समझ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको हैकिंग का खतरा रहेगा, वसवसे और सब चीजें आपको तारी रहेंगे। तो सोच की तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने ब्रेन पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल करें। इसकी असल में हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जबान की कंट्रोल को जानते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी खामोश हो जाऊंगा, मतलब मैंने अपने अल्फाज को कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम सोचे कैसा, इसकी तरबियत हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनिशियली मैं अपने पेशेंट्स को एक एक्सरसाइज बताता हूं कि कम से कम 5 सेकंड के लिए अपने ब्रेन को स्टॉप कहिए। ब्रेन को स्टॉप कहने का ये एक्सरसाइज इस तरह है, आपके जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं वो अगर इस एक्सरसाइज को ना समझे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा इंशाल्लाह एक्सरसाइज बताऊंगा कि 5 सेकंड के लिए अपने ब्रेन को कहें स्टॉप। स्टॉप ये लफ्ज हमारे मुंह से अदा होते ही हम अपनी आंखें बंद करते हुए ऐसा फील करें कि तमाम चीजें शट डाउन हो चुकी है, पूरा अंधेरा तारी हो चुका है। 5 सेकंड होते कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 सेकंड तक मुस्तकिल अगर एक इंसान एक्सरसाइज करता रहे, रोजाना दिन में 2 मरतबा अपने ब्रेन को शट डाउन कहे या स्टॉप कहे, तो एक वक्त के बाद ये आएगा कि वो आने वाले थॉट्स को भी, आने वाले ख्यालात को भी स्टॉप कर सकता है। मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मुझे कोई निगेटिव थिंकिंग आ रही है, कोई वहम आ रहा है, कोई वसवसा आ रहा है जो डर की बुनियाद पर है, तो मैं उससे कह सकता हूं स्टॉप, रुक जाए। क्योंकि ब्रेन का एक्चुअल काम यह है कि हम जो चाहते हैं, ब्रेन अपने मेमोरी डिवाइस से, अल्लाह ताला ने एक मेमोरी डिवाइस बनाया है जिसके अंदर इंसान की शऊर आते ही, वहां से पैदाइश के बाद जैसे ही वो कुछ सालों का शऊर पकड़ता है, वहां से लेकर मरते दम की याददाश्तें इंसान के जहन में महफूज है। वो जिस चीज को चाहे रिकॉल कर सकता है। अगर हम उस पर कंट्रोल हासिल कर लें तो ये समझ लीजिए कि हर एक डर को हम कहेंगे स्टॉप, मैं आपको नहीं सुनना चाहता। हम अपने आप से अपने ब्रेन को ऑर्डर कहेंगे कि मुझे अच्छी यादें रिकॉल करवाइए। मैं अभी आपसे बात करते करते कह सकता हूं कि मुझे मेरे मैरिज डे की, निकाह की सेरेमनी याद करना है, तो मेरा ब्रेन पूरी मेमोरी को रिकॉल कर देगा। मुझे अपने डिग्री कॉन्वोकेशन याद करना है तो मेरा ब्रेन पूरे डिग्री कॉन्वोकेशन की सेरेमनी को रिकॉल कर देगा। इसी तरह हम वहम और वसवसे पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अलावा जो शैतानी मसाविस होते हैं, शैतानी ख्यालात होते हैं, तो जिक्र अस्कार के जरिए, पुरानी आयात के जरिए, तिलावत के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेरा बिल्कुल ये एक सवाल निकल आया आपके इस जवाब में कि मजहब किस तरीके से हमारी इसमें मदद कर सकता है। चूंकि बहसीत मुसलमान आप कहेंगे हर एक के मजहब में कुछ रूहानी कुछ पहलू होते हैं या रूहानी अज़कार भी होते हैं। हर एक मजहब के जितने भी मज़ाहिब दुनिया में उनके अलग अलग हैं, लेकिन बहसीत मुसलमान और बहसीत एक माहिर नफ्सियात के, काउंसलर के, आप जब इस तरह का पेशेंट आएगा और आप कितने % उसमें उसकी ट्रीटमेंट के लिए मजहब को इस्तेमाल करेंगे और कितना मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, कितना आप करेंगे मजहब को किस हद तक इसमें देखते हैं कि इन्वॉल्व करके इससे मदद हासिल ले सकते हैं आप? देखिए, असल में बहुत से डिप्रेशन के, ओवर थिंकिंग के, एंजाइटी के पेशेंट्स इब्तदाई तौर पर उन्हें रूहानियत से कोरिलेट करने की वजह से अलग अलग रुझानात जहन में आते हैं। इसीलिए हम अपने काउंसलिंग में और ट्रीटमेंट में पैरेलल इन तमाम चीजों को इंक्लूड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें दी हैं, देखना, सांस लेना, सुनना, ये तमाम नेमतें उसको इजहार करवाई जाती है कि ये चीजें आपके पास मौजूद है। इसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। तो बेसिकली इंसान के अंदर शुक्रगुजारी पैदा करते हैं, जो एक रूहानी कंसेप्ट है, इंसान शुक्रगुजार बने।
उसके बाद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इंसान के दिल की कैफियत को हम आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ ले आते हैं, उसको नर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेशुमार साइकोलॉजिकल पेशेंट सख्त दिल बन जाते हैं, सख्त दिल के अलावा बागी बन जाते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं। तो पहले हम अपनी काउंसलिंग के जरिए उनके दिल को नर्म करते हैं, फिर ये कहते हैं कि अपने दिल को नर्म करने के लिए, अपने दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने दिल में और नरमी पैदा करने के लिए अल्लाह के डर से ज्यादा कोई चीज नहीं है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत इस अंदाज से पैदा करते हैं कि गोया वो आपके साथ हर वक्त मौजूद है और आपकी मदद करना चाहता है, बशर्ते कि आप मुकम्मल ईमान और तवक्कुल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू हो जाएं। फिर बहुत से ऐसे अस्कार हैं जिसे इंसान मुस्तकिल दोहराते रहें तो सुकून वाली कैफियत आती है और नींद अच्छी आती है। तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप इन अस्कार का विर्द करते हुए, इन्हें अस्कार को दोहराते हुए, इसकी तर्जुमानी करते हुए सो जाएं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें। देखिए, मेडिटेशन एक चीज होती है, मुराकबा जिसको कहते हैं। तो मेडिटेशन के अंदर एक बहुत खास मेडिटेशन है जिसे मंत्रा मेडिटेशन कहते हैं। मंत्रा मेडिटेशन असल में वैदिक आयुर्वेदा की तरफ से आया हुआ है। उसमें कुछ ऐसे कलमात अदा किए जाते हैं जो दीगर मज़ाहिब में बहुत ज्यादा कहे जाए, लेकिन बहैसियत मुसलमान उसे कहना मायूब है। तो हम उन्हीं मंत्रा मेडिटेशन को बताते हैं, लेकिन कलमात को तब्दील कर देते हैं, वहां अस्कार को लेकर आ जाते हैं, उसकी अहमियत को पेश करते हैं। साथ ही साथ रूहानी तौर पर उसको मोटिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के तवक्कुल और ईमान की मजबूती की तरफ लेकर आते हैं। हम इस चीज के फोकस करते हैं कि एक बंदा पूरी गुफ्तगू से समझ जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करता है बेहतर करता है। एक माँ जो हमें पैदा करती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माँ की ममता रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी अपने बंदे का गलत फैसला नहीं कर सकता। शर्त यह है कि हम उसको समझने के काबिल हो जाएं। शर्त यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ राजी बरजा हो जाएं। बहुत से सेशन में गुफ्तगू करने के बाद पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि वो इन चीजों को समझ जाए। ठीक ठीक ठीक। चूंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वक्त के तकाजे के मुताबिक है, और जो तकाजा हमसे वक्त आज कर रहा है, इस तरह के मसाइल से हमारी नौजवान, खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल जूझ रही है। तो ये बड़ा अहम भी है, बड़ा मजेदार भी है, और दिल करता है कि कंटिन्यूसली इस पे गुफ्तगू करें आपसे, और आपसे फैज हासिल करते रहें, और जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो भी देखते रहें। अच्छा, आप बिल्कुल हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। मुझे आप बताएं मुख्तसर और जामिया अंदाज में, अगर जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बहसियत काउंसलर, बहसियत डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात, अगर कोई किसी को ये अंदाजा हो रहा है, किसी को ये लग रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग का मुब्तला हो गया हूँ, मैं मुब्तला हो गया हूँ, मनफी सोच में मुब्तला हो गया हूँ, इस तरह से कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मुब्तला हो गया हूँ, इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो किस तरह से इस चीज से निकलेगा, इस ट्रॉमा से कैसे निकलेगा, इस बीमारी से, ओवर थिंकिंग से कैसे अपने आप को बचाएगा, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, मुख्तसर और जामिया अंदाज में बताए, जो यहाँ से वो आज एक नुस्खा लेके जाएं हमारे इस प्रोग्राम से। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझ लेना जरूरी है कि कब रियलाइज हो कि मैं ओवर थिंकिंग में मुब्तला हूं। इसका एक जुमले में जवाब यह है कि जब किसी भी फर्द को सोचने की बुनियाद पर सॉल्यूशंस ना मिले, वो सॉल्यूशन की तरफ ना जाए, तो समझ लीजिए कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग हावी हो रही है। क्योंकि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग वाला सॉल्यूशन की तरफ जाता है, सॉल्यूशन तलाश करता है, लाहे अमल बनाता है, अपनी सोच के जरिए वो प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को निपटना जानता है। अगर कोई इंसान चैलेंजिंग सिचुएशन में या किसी भी पोजीशन पे और सिचुएशन के अंदर चैलेंज में जज्बाती हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, उस चीज को डील नहीं कर पा रहा है, मतलब वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, बहुत सी चीजों को एक साथ सोच ले रहा है। अगर कोई भी फर्द ये रियलाइज करे कि वो सोल्यूशन हासिल नहीं कर पा रहा है, तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने ब्रेन को स्टॉप करें, बहुत कूल होकर बैठ जाएं, पानी पिए, मुमकिन हद तक अगर जराए अवेलेबल हो तो वजू कर ले, और जिक्र करें, कुछ देर जिक्र करें सेकंड्स के लिए,
ऐसा नहीं है कि मैं घंटों जानमाज बिछा के बैठ जाने के लिए कह रहा हूं, कुछ देर के लिए अगर अवेलेबल हो चाय या कॉफी तो चाय या कॉफी पी लें। उसके बाद वो तमाम चीजों में से एक एक चीज को रूल आउट करें। एक सोच का गलबा जब इंसान के ऊपर आ जाता है तो सोच का गलबा क्या है कि बहुत से ख्यालात, अनवांटेड थॉट्स उसके दिमाग में आ जा रहे हैं, तो वो किसी एक चीज को ले। मिसाल के तौर पर कि मुझे कल एक इवेंट करना है, उस इवेंट में ऑडिटोरियम भी है, स्टेज भी है, वीडियोग्राफी भी है, मुकर्रिरीन भी है, इस्तेकबालिया भी है, सब है। मैं एक एक चीज को सॉर्ट आउट करना शुरू करूं। मैं पहले स्टेज को ले लूं तो ऑडिटोरियम का ना सोचूं, मुकर्रिरीन को ना सोचूं, वो चीज का पूरा सोल्यूशन निकालने के बाद मैं सेकंड स्टेप पे जाऊं। इसी तरह अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर पहले हम सॉर्ट आउट करें कि बड़ा मसला क्या है, उस मसले को पूरा सोच लें, उसका हल निकालने की कोशिश करें। अगर हल नहीं निकलता है तो अपने साहिब राय लोगों से, ऐसे लोगों से जिनसे राय लेना वो पसंद कर सकता है, ऐसे लोगों से मशवरा तलब करें। उसके बाद तो सेकंड चीजों को ले। अगर कोई बीमारी है जिसके लिए वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है तो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा करें, डॉक्टर की एडवाइस पे बिलीव करें और प्रॉपरली पूरे सुकून के साथ वो ट्रीटमेंट करें। अगर कैरियर काउंसलिंग में या फिर कैरियर बनाने में ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है तो अपने आप को रिलैक्स करें, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का इंतखाब करें, उसके मुताबिक अपने रिलेशंस को कन्विंस करें कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूं, किस फील्ड का इंतखाब मेरे लिए सुटेबल रहेगा। कन्विंस करने की सूरत में वो फिर आगे के स्टेप लें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तमाम चीजों को या एक ही घंटे में तमाम चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। कभी कभी कुछ काम डिवाइड भी करना पड़ते हैं, तो अपने ऐसे बाएतमाद लोग जिन्हें वो काम डिवाइड कर सकता है तो कामों को डिवाइड करके अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। सबसे आखिर में सबसे अहम तरीन चीज कि इसमें पुरसुकून नींद और हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब स्टमक अपसेट होगा, स्टमक हेल्दी नहीं होगा, आपके बाउल्स प्रॉपरली नहीं होंगे तो फिर ओवर थिंकिंग बढ़ती है। अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा खराब होगी तो भी ओवर थिंकिंग बढ़ती है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। स्लीप डिस्टर्ब होगी, इंसोम्निया होगा या नींद प्रॉपरली नहीं होगी तो नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं। सोने की हर मुमकिन तदबीर करें। अगर आपको एक्सरसाइज करने, वॉकिंग करने और पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद भी अगर नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ठीक ठीक। और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और इंतहाई अहम मौजू था ये, और इस पे आपने बड़ी जानकारी भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से दी। अल्लाह ताला आपको अजर से नवाजे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इसके बहुत सारे अभी पहलू रह गए चूंकि वक्त की तंग दामनी के सबब हम ये प्रोग्राम यहाँ कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा जितने भी नफ्सियाती और एंग्जाइटी, डिप्रेशन के रिलेटेड मौजुआत हैं या काउंसलिंग के हवाले से या दीगर जो मसाइल इसके मुतालिक हैं, इंशाल्लाह आपसे इसमें करेंगे, हम लेंगे आपसे और एक दो प्रोग्राम लेंगे इंशाल्लाह, जरूर एक सीरीज चलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, आपका बिजी शेड्यूल था और मैं देख रहा हूँ, तो इसमें आपने इसके बावजूद भी आपने वक्त दिया, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इसके लिए। तो मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे भी चलाने वाले हैं और इसके बाद भी ये प्रोग्राम फेसबुक पे मौजूद रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे इसके बाद भी शेयर कर सकते हैं और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि कोई इस तरह की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग में मुब्तला होगा, वो इस किसी हद तक हमारी कोशिश के मुताबिक अगर उसे मदद मिलती है तो हमारे लिए वो अजर का बाइस बनेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आपका हम लोग की कलम के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।